सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनएलएम। ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो जो बातें समझनी है हम उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो कितने हैं। भाई यहाँ पर ये बात तो समझ में आ रही है कि कुछ लॉज बनाए होंगे, उन्हीं की बात यहाँ पर करनी है। और ये लॉ बेसिकली कितने हैं, तो ये लॉ बेसिकली नंबर्स में तीन है। कितने हैं लॉ, तीन लॉ हैं। एक है फर्स्ट लॉ, दूसरे का नाम हुआ सेकेंड लॉ, और तीसरे का नाम हो गया थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है। तीन लॉज के बारे में हम बात करेंगे, और हर लॉ के साथ कुछ न कुछ एडिशनल बातें भी जुड़ी हुई हैं जिनको हमको डिस्कशन करना है। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया समझते हो क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको समझते हैं क्या होता है इनर्शिया। वर्ड पता है, कभी सुना है, जो सुनी थी, सुना है बेटा वर्ड, लॉ ऑफ अगर इनर्शिया। कोई हाँ, अगर कोई चीज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी में मूव करेगी। ओके। या अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ओके। और मोशन में तो मोशन में रहेगी, डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में रहेगी। अब बेटा इसको समझते हैं थोड़ा मतलब सा। जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। हाँ, इसको अपन थोड़ा सा और चेंज करके ये समझते हैं कि भाई कोई भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। सही है। क्या कर रही है, अपनी यस सर। स्टेट का अपोज कर रही है। जिस भी स्टेट में वो है उस स्टेट का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या है, इसकी इनर्शिया प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि इनर्शिया का क्या कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लॉ से इसकी डीलिंग कैसे हो सकती है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन कैसे दूंगा, सो इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ इट इट अपोजेस द चेंज। क्या करता है, ये चेंज का अपोज करता है। अब ये इनर्शिया जो है ना बड़ा विचित्र है, ये ह्यूमन लाइफ साइकिल में भी आपको देखने को मिलता है। हम भी इनर्शिया ऑफर करते हैं। सही है, हम भी अपनी पोजीशन चेंज का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। जैसे सपोज आपको किसी ने बोला यार मार्केट चलना है, आपने बोला नहीं चलना, ये आपने क्या किया, इनर्शिया ऑफर किया। ठीक है। तो इस तरह का जो बिहेवियर मटेरियल शो करता है, बॉडी शो करती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या इनर्शिया को ओवरकम किया जा सकता है, तो इनर्शिया को ओवरकम किया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट्स। कुछ बाहरी तत्व ऐसे लगाओ या बाहर से कुछ ऐसा लगाओ जिससे इनर्शिया कम हो जाए। तो देखो हमने सबसे पहले क्या देखा कि सपोज कोई ब्लॉक है या कोई स्टोन है, ये जहाँ रखा है सालों साल तक ये यहीं रखा रहेगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आता है। जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी इनर्शियल प्रॉपर्टी आपके ऊपर अप्लाई करता है। क्या इनर्शियल प्रॉपर्टी है, तो ये अपने रेस्ट को बदलना ही नहीं चाहता। ये रेस्ट में है तो ये ऑलवेज किस में चाहता है, कि मैं रेस्ट में ही रहूं। आपने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दिया, इसने और अपनी इनर्शियल प्रॉपर्टी बढ़ाते हुए आपको इसका अपोज किया। फिर आपने और अपना एक्सटर्नल एजेंट यानी कि फोर्स को बढ़ाया। अब इसने बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ मूव करने को तैयार हूं। तो ये जो बात हुई, जो आपने अप्लाई किया था फोर्स, जब ये फोर्स इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी के बराबर या इससे ज्यादा हो जाता है, तब ये बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो यहां से हमको पता चला कि भाई अगर किसी बॉडी को मूव कराना है या मोशन में है तो स्टॉप कराना है या उसकी डायरेक्शन बदलनी है, तो हमको कितना क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक बाहर से कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स। उसको अपन ने क्या नाम दिया, फोर्स का नाम दिया। वही आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू चेंज। चेंज करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना है, फोर्स अप्लाई करना है। यानी कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये हमको क्या बता रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स। फोर्स नेचर में होता है। अब वो होता कौन सा है, तो वो इनर्शियल फोर्स होता है, हम उसको ओवरकम करते हैं। तो हमारे फोर्स का मेजरमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि जिस बॉडी पे हम एप्लीकेशन लगा कर रहे हैं उस बॉडी के अंदर कितना इनर्शिया है। उस इनर्शिया को ओवरकम कर दोगे तो बॉडी जो है वो चलना शुरू कर देगी। इज इट क्लियर, अब समझ यस में आई सर। बात
कि इनर्शिया बेसिकली क्या है, तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी अपने साथ ही लेके आएगी। अब आपको उसको चलाना है, तो आप उसको चलाने के लिए क्या करोगे, कुछ लगाओगे, और उसी कुछ को ही क्या नाम दिया गया, फोर्स। तो नेचर में फोर्स एग्जिस्ट करता है, और उसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, जिसपे आप लगा रहे हो उसके अंदर कितना इनर्शिया है, उससे आपको पता चलता है कितना फोर्स किस बॉडी पे लगेगा। तो ये बॉडी मोशन करना शुरू कर देगी, या मोशन में है तो रेस्ट हो जाएगी, या अपनी डायरेक्शन को बदल लेगी। तो इनर्शिया वर्ड क्लियर हुआ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और फर्स्ट लॉ भी इसीलिए लॉ ऑफ इनर्शिया है। हमको फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स इन नेचर, नेचर में फोर्स होता है। और वो बात किससे पता चलती है, इनर्शिया से। अब इनर्शिया तीन टाइप का हो गया, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो इनर्शिया वर्ड क्लियर हो गया बेटा, इनर्शिया से ही पता चल रहा है, इनर्शिया से ही पता चल रहा है। अब सोचो एक छोटे से बच्चे को जरा सा आंख दिखा दो, वो चल देता है, बोले हाँ ठीक है। थोड़ा बच्चा बड़ा होगा, उसको बोलना पड़ेगा चलना है कि चलना है, जोर से बोलना पड़ेगा, यानी आपको और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है। अब कोई आपसे भी बड़ा आदमी हो तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, आप उसको डांट नहीं सकते। तो हर जगह पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, बदलता है, यानी हर बॉडी का इनर्शिया अलग अलग होता है। अगर मैं फिजिक्स के टर्म में बात करूं, तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, सो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? ह्यूमन लाइफ साइकिल में थोड़ा सा यस। का मीनिंग अलग। तो यहाँ बात समझ में आ गई। नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या होगा बेटा, जब कोई बॉडी मोशन में है, सो इट विल बी कंटिन्यू इन मोशन। कहाँ में रहेगी वो, हमेशा मोशन में ही रहना चाहती है। अगर वो मोशन में रहना चाहती है तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, फोर्स लगाना पड़ेगा। पर अगर वो नेचुरल वे में है तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स अप्लीकेशन नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें कोई एक्सिलरेशन नहीं है। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ में वर्ड यूज किया गया है यूनिफॉर्म मोशन। क्या यूज किया गया है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड नहीं है, वो अपने आप ही चल रही है। क्लियर बात? तो ये फर्स्ट लॉ में जो स्ट्रेट लाइन वाला जो वर्ड है, तो स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म मोशन वाला जो वर्ड है उसका मीनिंग यही है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट में, तो वो अपने रेस्ट में रहने का ही अपोज करती है, नहीं मेरे को तो रेस्ट में ही रहना है, मोशन में नहीं आना है। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सो अपोजिशन अगेंस्ट द चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप एक बस में बैठे हैं और सडनली बस जो है वो स्टार्ट होके आगे बढ़ जाए, तो आप किधर जाते, आगे गिरेंगे या पीछे गिरेंगे? सर प्लीज रिपीट। देखो क्या हो रहा है, आप एक बस में बैठे हैं और बस सडनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई, तो आप आगे की तरफ फॉरवर्ड गिरेंगे या पीछे की तरफ बैकवर्ड होगा आपका सिस्टम? आगे की तरफ। अरे क्यों? देखो क्या होता है, फिर से समझो इसको। जब बस एकदम स्टार्ट होती है तो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो बस के हाँ कनेक्शन, पीछे। वो तो क्या हो गया, बस के साथ आगे बढ़ जाता है। और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो किधर जाता है, पीछे की तरफ। इसका अपोजिट कर लो, बस बढ़िया चल रही है और एकदम ब्रेक लगा दिया, तो हम आगे की तरफ गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? इसका मतलब क्या हो यस गया सर। कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल रिमेन्स इन रेस्ट, उसके साथ क्या हो गया, रेस्ट। और अपर पार्टी किसमें रह जाएगा, रिमेन्स इन मोशन, वो चलता ही रहेगा मोशन में, तो वो आगे की तरफ चले जाएगा। इज इट क्लियर? तीसरा है इनर्शिया ऑफ यस। डायरेक्शन। तो कई बार ऐसा होता है कि कार में आप जा रहे हैं और कार अगर लेफ्ट टर्न होती है, तो आपकी अपर बॉडी जो है वो राइट साइड में मोशन करती है, या साइड साइड में टर्न हो जाती है। तो ये भी क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन चेंज का अपोज करना। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इनर्शिया समझ में आ गया। यस। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनर्शिया आप क्या दे सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट विल बी कंटिन्यू इन मोशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में, सो इट विल बी इन रेस्ट, अनटिल एंड अनलेस
एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड तक कि आप उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई न करें, तब तक वो जैसी स्टेट में है वैसी ही स्टेट में वो कंटिन्यू रहेगी। अब जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सिलरेशन आप क्या देंगे, जीरो देंगे। तो वो कैसा मोशन करेगा, एकदम यूनिफॉर्म मोशन करेगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये लॉ जो है इसके अंदर क्या होना चाहिए, मोशन स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने टर्न किया तो टर्न करते टाइम पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो आपको किधर ले जाता है, ऐसे बाहर की तरफ। जहां फोर्स पिक्चर में आ गया तो एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आ जाएगा। सही है। तो इसलिए वर्ड क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन में भी चलना जरूरी है। तो इस लॉ की दो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन है, और दूसरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ये बता सकता हूँ कि अगर स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी चल रही है तो जरूरी नहीं है कि उसमें फोर्स लगे। सही है, जरूरी नहीं है कि उसमें फोर्स लगे। ठीक है, क्लियर बात। वो यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकती है, यानी स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी चल रही है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसा समझ सकते हैं आप। जब प्रैक्टिकल किए गए, जब ये लोड ड्राइव किया जा रहा था, तब इस बात के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन है, कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बात करता है। इज इट क्लियर। इसलिए जब आप सर्कुलर मोशन वगैरह लगाते हैं ना तो वहां के कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं। ठीक, बढ़े आगे। यस सर। अब अपन आप फर्स्ट लॉ हो गया क्लियर, एंड दिस फर्स्ट लॉ डील्स विद द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये पूरा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ध्यान रखना, दो पॉइंट मैंने बता दिए मोस्टली। अब अपन बात करते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। किधर चलते बेटा अपन, सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ के समझने से पहले अपन एक वर्ड को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या वर्ड समझते हैं, मोमेंटम। एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। पी इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द इट्स वेलोसिटी। इनका आप प्रोडक्ट कर दीजिए, सो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसका मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। अब ये जो प्रोडक्ट आया है ये हमको क्या बता रहा है कि किसी भी बॉडी के साथ कितना मोशन एसोसिएटेड, इट इज द मेजर ऑफ मोशन। किसका मेजर है ये, मोशन कितना एसोसिएटेड। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी में कितना मोशन एसोसिएटेड है। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटे, मास की यूनिट हो गई केजी, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। और डायमेंशन फार्मूला लिखने गए तो mL/t - 1 kg मीटर पर सेकेंड। इट इज क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। यस चलो, सर। अब अपन बात करते हैं एक एलिफेंट की। सही है। तो मास ऑफ एलिफेंट, और एक बात करते हैं अपन चींटी की, मास ऑफ एंट। ठीक है। इन दोनों के मास में, मास किसका ज्यादा है, एलिफेंट का मास ज्यादा है। सही है। यस सर। अब अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो बताओ मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, मोमेंटम ऑफ एलिफेंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा। यस सर। भाई दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा। अब क्या हुआ, अब आप एक कार के शोरूम में गए, वहां से आपने दो एक जैसी कार खरीदी, आइडेंटिकल कार्स। क्या खरीदी आपने, आइडेंटिकल कार्स। तो आइडेंटिकल कार्स होंगी तो उनका मास क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। दो कार हैं M A और M B, तो दोनों का मास क्या हो गया, बराबर हो गया। बट दोनों की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। दोनों की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। और उसमें भी VA जो है वो VB से ज्यादा है। तो इस बार बताओ मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, A का या B का। अरे भाई जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा। दो एक जैसी कार लेके आए आप, तो दोनों एक जैसी कार लेके आओगे तो कैसी लगेगी, आइडेंटिकल होंगी कि नहीं होंगी दोनों। अरे शोरूम में अगर यस कार सर। ले जाते हो तो हर ग्राहक को अलग अलग गाड़ी देते हैं, एक जैसी देते हैं, बिल्कुल सेम मॉडल रहते हैं कि नहीं, कुछ भी हाँ। अंतर नहीं। तो उसको बोलते हैं आइडेंटिकल पीसेस। सही है। तो हमने क्या करा, मास बराबर कर दिए, वेलोसिटी अलग अलग कर दी, तो ये क्या हो गया,
सही है, क्लियर बात। तुम यस। मोमेंटम वर्ड समझ में आ गया बेटा। अब अपन बात करते हैं सेकेंड लॉ के ऊपर, अब अपन बात करते हैं किसके ऊपर, सेकेंड लॉ के ऊपर। ये ध्यान रखना तुम्हारे मॉड्यूल्स में कुछ क्वेश्चन होंगे इस थ्योरी के ऊपर, कि मास ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना, ध्यान रखना इसको। आपके मॉड्यूल में 100% कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ मेरा क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional applied force applied force। देखो, अब किसी बॉडी के का मोमेंटम चेंज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। जितना मोमेंटम में चेंज करना चाहते हो उतना ही फोर्स लगा दो। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय dt। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, देखो बेटा, कोई बॉडी है, उसमें मोमेंटम लाना है, यानी कि आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, पी उसमें लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। तो जितना मोमेंटम में चेंज करना चाहते हो उसी के प्रोपोर्शंस में फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये है मेरा सेकेंड लॉ। ठीक है, ये कौन सा लॉ है मेरा, सेकेंड लॉ। इसलिए ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, सो डीपी बाय dt को क्या बोलूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस रेट से हो रहा है, तो टाइम इसके अंदर ही आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक साइन लगा दिया के इज कॉल्ड कांस्टेंट, और एसआई यूनिट सिस्टम में के की वैल्यू को अपन ले लेते हैं 1। सो दिस एफ इज इक्वल टू डीपी बाय dt। सो डी वाई बाय डी टी, मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी। सो कीपिंग मास एज ए कांस्टेंट, वर्ड ध्यान रखना, मास एज ए कांस्टेंट, डीवी बाय dt। सो ये क्या हो गया, m, और dv बाय dt को क्या लिख सकता हूँ, a। सो f इज इक्वल टू ma। तो सेकेंड लॉ जो है ना, कुछ बच्चे इसको ये भी बोलते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन, ये भी बोलते हैं ना। तो बेटा ये क्या है, ये एक स्पेशल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, जब मैंने m को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, m को कांस्टेंट ले लिया है। मतलब मैं जितना भी फोर्स लगा रहा हूँ और उससे जो भी काम हो रहा है, उसमें बॉडी का मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मास चेंज हो रहा होगा तो प्रॉब्लम बदल जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, क्लियर बात। हम्म। यस सर। अब आपको कभी भी एज ए साइंस स्टूडेंट ये वाला फार्मूला मत बताना, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये 9-10 का बच्चा बता दे चल जाएगा। अब आपको जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि भाई सेकेंड लॉ क्या होता है, तो आप बताएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, है ना। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। तो एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मास का हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये भी ध्यान रखना बेटा, है ना, क्लियर। और इसको थोड़ा सा और मैं आगे ले जाऊं। सो 1 न्यूटन, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ये कितना हो गया मीटर, और सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड यूनिट में। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है ये सब सीजीएस हो गया। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। क्या बोलेंगे इसको, डाइन। तो आगे यूनिट समझ में, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का रिलेशन। ठीक है, क्लियर। यस सर।
अब फोर्स की डेफिनेशन कैसे होगी बेटा, F इज इक्वल टू एम है, मास को कर दो 1 kg और एक्सेलरेशन को भी कर दो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 kg के ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई किया जाए और उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप हो जाए, या यूं कह लो कि 1 kg के ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप करना हो, तो जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स किसके बराबर है, वो 1 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 1 kg ऑब्जेक्ट। सही है, 1 किलो के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आप डाल, तो ये क्या बन गया आपका 1 न्यूटन फोर्स बन गया। ठीक, तो 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई, न्यूटन का क्लियर खेल। उसके बाद फोर्स कैसी क्वांटिटी बेटा, तो ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, M L T - 2, पहले भी अपन बात कर चुके हैं कई बार इसके ऊपर। सो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो सेकेंड लॉ समझ में आ गया। यस सर। सेकेंड लॉ ने क्या दिया, सेकेंड लॉ ने आपको मैग्नीट्यूड दिया। पहले लॉ ने क्या बताया था आपको, फर्स्ट लॉ ने आपको बताया था कि नेचर में फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है वो, मास पे, क्योंकि इनर्शिया से रिलेटेड हो गया। सेकेंड लॉ ने आपको बता दिया कि मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, कितना फोर्स। ठीक है, कितना फोर्स अगर आप बॉडी को मोशन में ला रहे हैं। तीसरा लॉ को पढ़ने से पहले अपन एक और बात पढ़ लेते हैं यहाँ पर, इम्पल्स। क्या पढ़ते हैं अपन अब, इम्पल्स, इसी से जुड़ी बात है, उसको भी पहले खत्म कर। समझती हो इम्पल्स क्या होता है, हम्म, इम्पल्स क्या होता है बेटे। मे हम्म, बी रिएक्शन। नहीं, देखो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt, और मैंने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई कर, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dt इज इक्वल टू dp। सही है, तो dt का मतलब क्या होता है, स्मॉल टाइम। dt का मतलब क्या होता है, स्मॉल टाइम, और फोर्स तो फोर्स ही है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड, या प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। इसको अपन क्या बोलेंगे, इम्पल्स। और ये इम्पल्स किसके बराबर होता है बेटा, तो डीपी यानी कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर। किसके बराबर रहता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम व्हेन ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इम्पल्स या फिर इम्पल्सिव फोर्स। चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है ये। सो F इंटू डी टी इज इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, M v2 माइनस v1। तो कभी भी आप इम्पल्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि बॉडी का मास हमेशा पता रहेगा और साथ में आपको क्या पता रहेगा, दोनों की वेलोसिटी में, दोनों टाइम की वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो निकाल सकते हैं ना इसको। छोटा सा आर्टिकल है ये, ठीक, पर इसके एग्जाम्पल बड़े जोरदार है। जैसे आपने देखा होगा कई आर्टिकल अपने घर में अपन घर परचेस करके लाते हैं, तो बड़े कुशन वाले से, कोई घास से, कोई थर्माकोल शीट के अंदर पैक होके आते हैं ऐसे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने क्या करा, थर्माकोल शीट या घास लगा के आप टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हो, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो आर्टिकल टूटने से बच जाता है। एक ग्लास लो, सही है, पानी का ग्लास ले लो, वो भी ग्लास का होना चाहिए, उसको आपने जैसे ही गिराया, अगर वो कारपेट पे गिरेगा तो टूटेगा नहीं, सीधे फर्श पे गिरेगा तो टूट जाएगा। कारपेट में क्या हुआ, कारपेट पे जब गिरा तो डेल्टा टी बढ़ गया, फोर्स कम हो गया। ठीक है, फोर्स कम हो गया, चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो गया, कम हो गया। फाइनली आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहेगा। इज इट क्लियर। इसमें एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि भाई
क्रिकेट का ग्राउंड में जब क्रिकेट की बॉल को पकड़ता है कोई खिलाड़ी, तो अपने हाथ को पीछे कर लेता है, हाथ को क्या करता है, गेंद को पकड़ के पीछे कर लेता है। देखा है तुमने ऐसा केस? अपने हाथ को क्या करता है वो, यस सर। बैकवर्ड करता है, लीन बैकवर्ड, ऐसा सुना होगा। तो वो क्या कर रहा है बेटा, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है, यहाँ से बॉल पकड़ के वो यहाँ तक ले आया, टाइम ड्यूरेशन को क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया, तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसके हाथ में डिक्रीज। कम लगती है, उसके हाथ में जो चोट लगने का चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। पल्स का मीनिंग समझ में आ गया? क्लियर हो यस गया? सर। अब अपन आते हैं थर्ड लॉ के ऊपर। किस पे आते हैं अपन, पहले इसका ग्राफ भी देख लो। एफटी ग्राफ बनाते हैं, अपन एक ग्राफ बनाते हैं, उससे भी समझते हैं। फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बना। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट और इसी करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन T1 T2, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया, F1। ठीक है। अब आपने टाइम ड्यूरेशन को कम किया, टाइम ड्यूरेशन का कम करने का मतलब क्या, आपने ये कर दिया, देखो फोर्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ठीक है। आपने टाइम को और कम किया नहीं दिया, बिल्कुल एक सिंगल लाइन पे ही ले आया आप, तो फोर्स और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम घटता जाएगा, ये टाइम डिफरेंस कम होता जाएगा, तो फोर्स जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर ये बढ़ता है तो ये कम होना शुरू हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ग्राफ समझ में आया बेटा? टाइम इंटरवल यस। आप होगा तो ये होगा। अब इस ग्राफ का अगर एरिया निकाल लिया जाए, क्या निकाल लिया जाए इसका, एरिया, ये लेंथ इंटू विड्थ सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एरिया आपको क्या देगा, ये एरिया आपको देगा चेंज इन मोमेंटम। क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। तो ये ध्यान रखना, एरिया इनक्लोज्ड बाय, एरिया इनक्लोज्ड बाय एफ टी ग्राफ, एरिया इनक्लोज्ड बाय एफ टी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स। क्या रिप्रेजेंट करेगा, इम्पल्स। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि एफ टी फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या बताता है, तो इम्पल्स बताता है। ठीक है। यस हम्म? अब अपन बात करते हैं थर्ड लॉ के ऊपर। सिंपल एग्जांपल्स भी ले लिए मैंने इम्पल्स के, वही सब। अब अपन बात करते हैं थर्ड लॉ के ऊपर। थर्ड लॉ क्या बोलता है इसको समझ। तो थर्ड लॉ तो बहुत सिंपल है, बताओ क्या है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। एवरी हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसके आगे, every action has a equal and opposite reaction, every action has a equal and opposite reaction। ठीक है। जब आप किसी को कुछ बोलते हैं तो आपको उम्मीद है कि वो भी आपको कुछ बोलेगा। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो क्या होता है बेटा, इस मास का, सपोज का मास है मैं, इसने सरफेस के ऊपर क्या किया, एक्शन किया, कितना, mg। तो सरफेस ने इसके ऊपर रिएक्शन करा, कितना, r। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्या हो रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, ब्लॉक, रिएक्शन कौन कर रहा है, सरफेस। ये ध्यान रखना, एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। बेटा ये डेफिनेशन को पूरा बोलेंगे आप। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। एक एक्शन करती है तो दूसरा उसी के ही उतने ही अमाउंट में रिएक्शन भी करता है। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये डेफिनेशन को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लेना। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो आपको पता चलेगा फोर्स की डायरेक्शन के बारे में, किसके बारे में पता चल रहा है कि भाई एक्शन कौन कर रहा है और रिएक्शन कौन कर रहा है। तो ये वाला लॉ किससे डील कर रहा है, ये डायरेक्शन से डील कर रहा है। तो देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी थी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एक वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है। वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गई। तो इसीलिए ये लॉ कितने हैं,
तीन ही है, क्योंकि तीन ही चीज तो हमको दिखानी थी, तीन ही चीजें हमको शो करना थी, डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, और तीनों बातें हमको एक एक लॉ के अंदर आके पता चल गई है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक बेटा, कर लोगे अब इसको? यस सर।